आइए बच्चों, हम लोग अभी पार्ट 13 हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। तो 12वां पार्ट हम लोग का छूट गया था। तो आइए हम लोग पार्ट 12 प्रकाश और प्रकाश यंत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि अब देखिए, सबसे पहली हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश, लाइट। प्रकाश है क्या? ठीक है, प्रकाश क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु को दिखलाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अगर प्रकाश न हो तो कोई वस्तु हम लोगों को दिखाई न दे। तो प्रकाश के बारे में आप लोग कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। आइए, मेरी पहली हेडिंग है हमारी प्रकाश। कक्षा 7 में आप लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। अब यहाँ प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना होती है। इसमें जैसे मान लीजिए दो माध्यम हो गया, दो माध्यम है। नहीं, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा यह है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और यहाँ देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना जरूरी है। दो माध्यम जैसे मान लीजिए आपका एक तो वायु हो गया, एक हो गया जल। ठीक है, वायु को ए से लिख सकते हैं और जल को W से लिख सकते हैं। तो इसमें वायु और जल में वायु जो कहलाएगा वो विरल माध्यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। ठीक है, और जो जल कहलाएगा वो सघन माध्यम कहलाएगा। सघन माध्यम। ठीक है, तो विरल और सघन माध्यमों की तुलना जब दो माध्यम दिए गए रहेंगे उसके आधार पर ही कर सकते हैं। ये नहीं कि आप याद कर लीजिए कि जो जल होता है वो सघन होता है और वायु जो होती है वो विरल होती है। अगर दो माध्यम दे दिए जाए, जैसे एक जल दे दिया जाए और दूसरा आपका कांच दे दिया जाए, जल और कांच, तो इसमें क्या होगा कि आपका जल जो होगा यह विरल माध्यम कहलाएगा। यह विरल माध्यम होगा, जल विरल माध्यम कहलाएगा और कांच जो है सघन माध्यम कहलाएगा। ठीक है, कांच जो है वो सघन माध्यम कहलाएगा। तो इस तरह से आप सघन और विरल माध्यम जब दो माध्यम दिए रहेंगे तो उनसे आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश, अब इसमें ये देखिए, आपने अपवर्तन के बारे में देखा, और ये भी देख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण, ये इसका विलंब है, ये आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण। ठीक है, तो इसमें विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जो है ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल है। यह है दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल। दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यह सीधे न जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, सीधे न जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण है। यह जो है अभिलंब है, और ये जो है अपवर्तित किरण कहिए या निर्गत किरण कहिए। अपवर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो आपतन कोण बनेगा वो I होगा, और
ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो अपवर्तन कोण बनेगा वो आर होगा। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण आई और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना वो अपवर्तन कोण आर। तो यहाँ पर आई जो है, आई बराबर आपतन कोण, आई आपका जो है आपतन कोण है और आर जो होगा अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। ठीक है, अच्छा तो वही देखिए, अब यही प्रकाश की किरण जो है, जैसे आपका हो गया अभिलंब हो गया और इसमें मान लीजिए आपकी वायु है और ये जल है। तो जैसा जानते हैं कि वायु जो है वो विरल माध्यम है और जल जो है वो सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण जल मतलब कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जिसको जाना चाहिए था जी सीधे, लेकिन सीधे न जा करके यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसमें आपतन कोण आपका यहाँ आई हो गया और अपवर्तन कोण ये जो है आर हो गया, और ये है अभिलंब, नॉर्मल जिसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, ये तो आपने देखा भी अपवर्तन की घटना, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा और विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम जो कि मोस्ट है, उसको आपको याद कर लेना जरूरी है, परीक्षा में आता रहता है। अपवर्तन के देखिए दो नियम होते हैं। पहला तो जैसे आपने चित्र में देखा था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है, एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, दूसरा नियम आपका हो गया साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। यन जो है एक नियतांक है, जहां यन एक नियतांक है। ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। और इस अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये जो साइन होता है, साइन को हिंदी में ज्या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपने स्नेल का नियम देखा भी, स्नेल का नियम, ठीक, स्नेल का नियम। और जैसा कि निर्वात का मतलब होता है जहां पर कोई माध्यम न हो, तो उसको बोलते हैं निर्वात। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि n बराबर हो जाएगा
निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, सूत्र को आप याद कर लेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इस सूत्र को आप याद कर लेंगे। जिसकी तरह से सवाल लगाना होगा तो आप लगा लेंगे। और देखिए, जैसे अपवर्तन की घटना में होता क्या है, अपवर्तन की घटना में जैसे कभी कभी होता है कि जैसे कोई कांच का गिलास हो, उसमें पानी भरा हुआ हो और उसमें पेंसिल हम रख दें तो पेंसिल हमें उठी हुई दिखाई देती है, थोड़ी हल्का सा कि एक तो टेढ़ी दिखाई देती है। और यदि उसी कांच के भरे हुए गिलास में अगर सिक्का रख दिया जाए तो देखने पर सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। तो आपने भी अपवर्तन के बारे में जानकारी ली। इसमें एक आध पॉइंट जैसे प्रिज्म का है और कांच स्लैब का है, तो इसे आप लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे तो अच्छी जानकारी हो जाएगी। अभी जो ज़रूरत है आपको पढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, इतना आप कर लीजिए।